चलो तो देखते हैं नेक्स्ट। मान के चलो कि एक इंडक्टर है, एक रजिस्टर है। ये सर्किट ठीक है। मैंने क्या किया इसमें, t इज इक्वल टू 0 पे ना मैं क्या करूं देखो, एक रॉड इंसर्ट करवा रहा हूं। रॉड इज इंसर्टेड इन द इंडक्टर। और जैसे ही मैं इसके अंदर बच्चों रॉड इंसर्ट करवाऊंगा तो इसका कुछ ना कुछ म्यू आ जाएगा, यहाँ पे परमेबिलिटी आ जाएगी, है ना? आ जाएगी नहीं आएगी? परमेबिलिटी बढ़ जाती है इसकी। अब परमेबिलिटी आने से तो इंडक्टेंस चेंज होगा कि नहीं होगा? इंडक्टेंस चेंज होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि याद करो इंडक्टेंस का हमने फॉर्मूला निकाला था, एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एक तो म्यू होता है, एन स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर होता है, कुछ एल ऐसे हमने कुछ फॉर्मूला बनाया है, yes और no, है ना? तो इसमें देखा था कि म्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब कि एल जो एल डैश हो जाएगा पहले, अब वो कितना हो जाएगा, म्यू इंटू एल हो गया। नया जो एल डैश हो गया वो क्या पे हो गया, म्यू इंटू एल। टी इक्वल टू 0 से पहले तो उसके अंदर रॉड नहीं थी, जैसे ही मैंने टी इक्वल टू 0 डाला तो इसके अंदर इसका इंडक्टेंस चेंज हो गया। इंडक्टेंस क्या हो गया, चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि रॉड यहाँ पे डल चुकी है, इंडक्टेंस चेंज हो गया यहाँ। क्या इंडक्टेंस के चेंज होने से करंट में चेंज आएगा? बिल्कुल आ सकता है सर, क्यों नहीं आ सकता? तो कितना चेंज आएगा वो देखो। एक चीज बताओ, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि फाइव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है, तो यहीं से हमने फाइव निकाला था इक्वल टू एल आई, याद है ना? लेकिन अब इंडक्टेंस जो तो फाइव भी तो चेंज हो जाएगा, यहाँ पे फाइव क्या हो जाएगा, चेंज। तो फाइव डैश कितना हो जाएगा मेरा, फाइव हमारा क्या होता है, एल इंटू आई होता है। एल डैश के आने से बच्चों क्या हो जाएगा मेरा, एल डैश आई डैश बन जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, एल डैश आई डैश बन जाएगा, ठीक है। दोनों को इक्वेट करोगे तो एल आई इक्वल टू क्या होगा बच्चों, एल डैश आई डैश। आई डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी देखो, एल तो मेरा एच ही है, एल डैश क्या बन गया बच्चों, म्यू इंटू एल। तो आपका एल से एल कट गया, तो जो नया करंट आ गया आपका वो आ गया आई अपॉन म्यू। तो जैसे आपने इंसर्ट किया होगा ना, जैसे आपने इंसर्ट किया तो आपकी करंट की वैल्यू एकदम से डिक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि ये म्यू पता है कौन सा है, म्यू आर है, रिलेटिव परमेबिलिटी। क्या है बच्चे, रिलेटिव परमेबिलिटी। और रिलेटिव परमेबिलिटी की वैल्यू हमेशा वन या वन से ज्यादा होती है। एयर के केस में वन होती है, वैक्यूम के केस में वन होती है, अदरवाइज वन से ज्यादा होती है। इसका मतलब कि जैसे आपने रॉड को इंसर्ट किया तो करंट की वैल्यू क्या होगी, ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो, ड्रॉप हो गई। अब इंडक्टेंस क्या करता है, सडन चेंज तो नहीं करेगा, करंट तो अभी भी इसके अंदर उतना ही फ्लो करेगा, कितना, आई फ्लो करेगा। लेकिन इंसर्ट करने से कितना करंट फ्लो होने लग गया बच्चों उसके अंदर, सर उसके अंदर फ्लो होने लग गया आई अपॉन में। क्या वो आई को अचीव करेगा? बिल्कुल करेगा। जैसे जैसे लगातार बैटरी उसके अंदर लगती रहेगी तो वो आई को बाद में इनफाइनाइट टाइम तक अचीव कर पाएगा। इनफाइनाइट मतलब कि बहुत टाइम के बाद, समझाया था मैंने, इनफाइनाइट टाइम का मतलब कि लॉन्ग टाइम के बाद। क्लियर है यहाँ तक कॉन्सेप्ट? ठीक है, तो लिख लो, after inserting the rod, after inserting the rod, after inserting the rod, current is decreased. After inserting the rod, current is decreased. The maximum current will be I. नहीं, maximum current will be I. But when rod inserted, current will become, ये दोनों लिखो चीजें। आई की वैल्यू मैक्सिमम क्या थी, ई बाय आर थी, तो आई डैश क्या बन गई एकदम से, ई अपॉन म्यू आर बन गई। तो ये आई की वैल्यू कैसे ई बाय आर थी देखो, सर्किट में मैंने कुछ स्विच लगाया क्या, नहीं लगाया। स्विच जब नहीं लगाया तो कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिकली शॉर्ट हो चुका होगा, तो करंट ई बाय आर बन चुका था। लेकिन टी इक्वल टू 0 पे मैंने क्या किया,
T इज इक्वल टू 0 पे मैंने जैसे मैंने रॉड डाली तो करंट की वैल्यू आई डैश इक्वल टू ई बाय म्यू आर बन गया। ठीक है, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? ठीक है, तो हमें क्या निकालना, फिर दोबारा हमें क्या निकालना, अब इंडक्टर के केस में जो नया हमारा इंडक्टर बन गया, इसी केस में करंट की वैल्यू चाहिए। इस केस में क्या चाहिए बच्चों, करंट की वैल्यू चाहिए। तो क्या ये मेरी इनिशियल करंट की वैल्यू नहीं है क्या, चेक करो यस और नो, क्योंकि टी इक्वल टू 0 पे मैंने क्या किया है, इंसर्ट करवाया, तो यही मेरी क्या होगी बच्चों, आई 0 बन गई। 0 प्लस बोल सकता हूँ मैं, यस और नो, 0 प्लस बोल सकता हूँ उसको। ठीक है, फिर वही वाला रूल, अब मुझे क्या निकालना, आई इन्फानाइट निकालना। आई इन्फानाइट का मतलब क्या होगा, फिर दोबारा कर इंडक्टर धीरे 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 चार्ज करेगा, चार्ज करते करते फिर दोबारा वो किसकी तरह बिहेव करने लग जाएगा, टी इज इक्वल टू इन्फानाइट पे इंडक्टर एल डैश जिसको बोल रहा हूँ, जिसको हमने बोला है म्यू इंटू एल बोला है, दैट विल आल्सो बिकम शॉर्ट सर्किट। और जैसे वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो मेरा आई इन्फानाइट करंट कितना हो जाएगा, अगेन सर आई इन्फानाइट हो जाएगा ई अपॉन आर बन गया। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, तो अब मेरी जो इक्वेशन होते हैं आपको पता है, आई टी की इक्वेशन क्या होते हैं बच्चों, आई इन्फानाइट आई जीरो प्लस आई इन्फानाइट टी बाय टॉप। आई इन्फानाइट कितना बच्चों, ई बाय आर है। आई जीरो कितना बच्चों, आपने आई जीरो निकाला था ई म्यू बाय आर माइनस ई अपॉन आर ई रेश माइनस के टी बाय टॉप। ठीक है, अगर मैं ई बाय आर कॉमन ले लूं तो देखो क्या बन रहा है, एक बड़ा ब्रैकेट है, 1 + 1/μ -1 इंटू ई रेश माइनस के टी। एल मेरा क्या बन गया, एल नया क्या बन गया मेरा, म्यू इंटू एल बन गया, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे आर अपॉन म्यू इंटू एल इंटू में टी। बस बन गई क्वेश्चन, यस और नो? ठीक है, कॉन्सेप्ट वही है, वही निकालना। हमें बार बार डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये बेस्ट फॉर्मूला है, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत पड़ती है जब आप कोई रिटर्न एग्जाम दे रहे हो, रिटर्न तो दे नहीं रहे हो, सिंपल ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो उसका ग्राफ बनाए, कैसे बनेगा देखो, इनिशियल करंट कितना था, इनिशियल करंट कितना था बच्चों इस केस में, आई म्यू आई सॉरी ई अपॉन म्यू आर था, तो मतलब कि कुछ ना कुछ तो 0 पे करंट था, और उसके बाद वो बढ़ने लग गया बढ़ने लग गया बढ़ने लग गया, इस तरीके से करंट आने लग गया उसके अंदर। मैक्सिमम कितना करंट अचीव करता है वो, सर वो ई बाय आर ही अचीव करेगा मैक्सिमम करंट। समझ में आ गया? ठीक है, ऐसे कैपेसिटर का कर ले एक दो क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको आइडिया भी हो जाएगा। ठीक है, कैपेसिटर का कर लेते हैं। कैपेसिटर थोड़ा सा अलग बिहेव करता है, आरसी सर्किट के नाम से लिख दो। पहले मैं कैपेसिटर की वर्किंग समझा दूं। देखो कैपेसिटर काम कैसे करता है, हमने एक बार पहले भी डिस्कस किया था जब हम कैपेसिटेंस पढ़ रहे थे। तो देखो ये आर है, ये सी है। जैसे हम इंडक्टर के केस में जैसे हम इंडक्टर के केस में यहाँ पे जो स्टोर करवाते हैं वो करंट की फॉर्म में स्टोर करवाते हैं, करंट की फॉर्म में स्टोर करवाते हैं, यहाँ पे वोल्टेज की फॉर्म में स्टोर करवाते हैं। तो कैसे देखते हैं देखो, जैसे ही मैंने मान के चलो बैटरी लगाई, जैसे ही मैंने मान के चलो बैटरी लगाई, या फिर मैं बोलूंगा मैंने स्विच को क्या लग गया बच्चों, टी इक्वल टू 0 पे क्लोज किया, तो कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज कितनी थी, कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज वो सर 0 थी, क्योंकि पहले से कुछ था ही नहीं इसके अंदर। ठीक है, तो इनिशियली चार्ज भी 0 था इसके ऊपर, और चार्ज जीरो से फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू सीवी होता है। तो Q इज इक्वल टू सीवी के जैसे कैपेसिटेंस तो था इसके पास, के नहीं था कैपेसिटेंस, सर कैपेसिटेंस था,
तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, Q बाई सी, क्योंकि इनिशियली चार्ज क्या आपका जीरो है, तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर विल आल्सो बिकम जी, क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज पहुंचा नहीं, देखो ग्राउंड पे कोई चार्ज पहुंचा ही नहीं इसके पास, पहुंचा कि नहीं पहुंचा, नहीं पहुंचा। ठीक है, जैसे ही मैं एट टी इज इक्वल टू जीरो पे स्विच को क्या कर देता हूँ बच्चों, क्लोज कर दूंगा। क्लोज जैसे ही करूंगा देखो क्या होगा, रजिस्टर, अच्छा जब वोल्टेज जीरो होती है, जब वोल्टेज जीरो होती है तो कोई भी एलिमेंट किसकी तरह बिहेव करता है, ओपन के शॉर्ट। जब वोल्टेज जीरो होती है तो कोई भी एलिमेंट किसकी तरह बिहेव करता है, ओपन के शॉर्ट, शॉर्ट करता है। करंट जीरो होता है तो ओपन करता है, याद रखना है, ठीक है। तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा बच्चों, ये ओपन सर्किट की, सॉरी क्लोज सर्किट की तरह बिहेव करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। और आपको पता है जैसे हमारा इंडक्टर क्या करता है, सडन चेंज अलाउ नहीं करता, किस चीज को सडन चेंज अलाउ नहीं करता, करंट को। ऐसी कैपेसिटर किसको सडन चेंज अलाउ नहीं करेगा, वोल्टेज को, वोल्टेज को सडन चेंज क्या नहीं करेगा, अलाउ, मना कर देगा, मना कर देगा, ठीक है। तो सारी की सारी वोल्टेज इनिशियली किसको मिल गई, रजिस्टर को मिल गई। तो क्या इसमें करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा इनिशियल पॉइंट पर, क्या इनिशियल पॉइंट पर करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा। अबे कह रहे हो तो यार, शॉर्ट सर्किट नहीं दिखाई दे रहा, सोच रहा है इतना बड़ा भयानक सा, पता नहीं क्या सोच रहा, क्या क्या तेरे को ऐसे अलग चीज दिखाई देगी भाई तू सोचने लग गया। शॉर्ट है, कैपेसिटर है नहीं, वोल्टेज है, रजिस्टर है, तो सब करंट क्यों नहीं फ्लो करेगा, करंट तो फ्लो करेगा इसके अंदर, करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। तो जो कैपेसिटर में करंट कितना फ्लो कर रहा है, आप बोलोगे सर कैपेसिटर यहाँ पे था तो करंट फ्लो कर रहा है वी बाय आर, कितना कर रहा है यहाँ पे, आई सी जीरो प्लस कितना कर रहा है, वी बाय आर। और वहीं पे वी सी जीरो प्लस कितना होगा, वी सी सर वो तो चेंज ही नहीं होगा, तो चेंज नहीं होगा तो कितना होगा, जीरो ही रहेगा। तो मैं दोनों चीज निकाल रहा हूँ, कैपेसिटर भी निकाल, सॉरी कैपेसिटर के क्रॉस करंट भी निकाल रहा हूँ और वोल्टेज भी निकाल रहा हूँ, ठीक है। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे दोबारा आते हैं, देखो धीरे 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 क्या होगा, यहाँ से चार्ज बच्चों जैसे करंट फ्लो होगा, तो करंट फ्लो कब होता है, करंट फ्लो सर तब होता है जब चार्ज फ्लो होते हैं। चार्ज फ्लो का मतलब पॉजिटिव चार्ज पहुंचते पहुंचते कैपेसिटर पे लग जाएंगे सर, यहाँ पे भी क्या होगा सर, सारे के सारे नेगेटिव चार्ज यहाँ पे स्टोर होने लग जाएंगे, क्यों, सिर्फ जब चार्ज क्रॉस नहीं कर पाएंगे क्योंकि बीच में क्या है, एयर, एयर की वजह से सारे के सारे चार्ज क्या हो जाएंगे, स्टोर कर जाएंगे। लेकिन जब तक वो सारे के सारे चार्ज स्टोर नहीं कर रहे तब तक लगातार उसके अंदर क्या होता जा रहा है, करंट फ्लो होता जा रहा है, करंट फ्लो होता जा रहा है, करंट फ्लो। जैसे ही सारे के सारे चार्ज स्टोर हो गए, अब क्या चार्ज फ्लो करेंगे, चार्ज फ्लो नहीं करेंगे, तो चार्ज जब फ्लो नहीं करते तो क्या चीज जीरो हो जाती है, करंट जीरो। करंट जैसे जीरो भी समझाते हैं तो किसकी तरह बिहेव करने लग जाता है, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करने लग जाता है। तो मतलब कि टी इजिकल टू इन्फानाइट पे जहां पे इंडक्टर सर मेरा शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा था, वहीं पे कैपेसिटर मेरा किसकी तरह बिहेव करता है, ओपन सर्किट की तरह। रटना नहीं है, समझो, कॉन्सेप्ट बना के समझो, समझ में आ गया नहीं आ गया, तो लिख लो ये सारी लाइन लिखो। After switch is closed, after switch is closed, after switch is closed, after switch is closed, capacitor will start to charge, capacitor will start to charge through the battery, through the battery. Capacitor will start to charge through the battery. And charge will be stored, charge will be stored on the plate of the capacitor. Charge will be stored on the plate of the capacitor. Charge will be stored on the plate of the capacitor. After long time, after long time, when capacitor is fully charged, when capacitor is fully charged, there will be no flow of charge carrier in the circuit. There will be no flow of charge carrier in the circuit. There will be no flow of charge carrier in the circuit. And capacitor will behave as an open circuit. Capacitor will behave as an open circuit. कैपेसिटर विल बिहेव एज एन ओपन सर्किट। तो मुझे बताओ करंट फ्लो करेगा नहीं करेगा इसके अंदर, लिखो एट
t इज इक्वल टू इन्फानाइट पे, t इज इक्वल टू इन्फानाइट, करंट कितना हो जाएगा बच्चों मेरा, जीरो हो जाएगा। अब जब जीरो हो जाएगा, ध्यान से समझो, अगर करंट मेरा जीरो हो गया तो मुझे बताओ क्या इसके क्रॉस कोई ना कोई वोल्टेज ड्रॉप होगी कि नहीं होगी। V इज इक्वल टू आई आर, आई जीरो है तो वोल्टेज रजिस्टर होगा ही नहीं, तो सारी की सारी वोल्टेज कहाँ पहुंच जाएगी, किस कैपेसिटर के पास, तो ये ओपन है वो, क्योंकि वो क्या हो गया, ओपन हो गया। इसका मतलब कि VC इन्फानाइट कितना हो जाएगा बच्चों, VC इन्फानाइट, सर जो आपने वोल्टेज अप्लाई कर रखी है ना V या E, जो भी अप्लाई कर रखे, V कर रखे, V कर रखे तो V पहुंच गया, सर में आ गया, जैसे दोनों बच्चों, ठीक है। तो मेरी वही इक्वेशन, और मेरा आई सी इन्फानाइट कितना हो जाएगा बच्चों, आई सी इन्फानाइट, आप बोलोगे वो तो जीरो ही है, वो तो जीरो ही है सर, वो तो आपने बता दिया अच्छे से, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन देखो साइमल्टेनियसली चल रही है। अगर आप ये बोलते कि वोल्टेज से करंट निकाल दो, मैं वो भी निकाल देता, वो भी मैं निकाल सकता हूँ। आप बोलोगे वोल्टेज से करंट निकाल दो, वो मैं भी निकाल दूंगा, ठीक है। पर हमने दोनों साथ साथ लेके, दोनों साथ साथ लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, वी सी टी क्या बन जाएगा मेरा, आपको पता है इक्वेशन, वी सी इन्फानाइट, वी सी जीरो प्लस वी सी इन्फानाइट ई रेज़ टू पावर माइनस के टी बाय टाउ। अभी टाउ की बात बाद में करेंगे। इन्फानाइट में वोल्टेज कितने, वी, ये जीरो है तो मैं पहले ले रहा हूँ वी कॉमन ले लो, माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस के टी बाय टाउ। यहाँ पे जो टाइम कांस्टेंट, ध्यान से सुन लो, यहाँ पे टाइम कांस्टेंट वहां पे क्या था, एल बाय आर था ना, यहाँ पे होता है आरसी, यहाँ पे क्या होता है बच्चों, आरसी। रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का मल्टीप्लीकेशन क्या देता बच्चों, टाइम देता। तो नीचे टी बाय आरसी हो जाएगा बच्चों, कितनी बन जाएगी इक्वेशन, वन माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस के टी बाय आरसी। ऐसे ही आईसीटी क्या बन जाएगा आपको पता है, वो तो क्या बन गया आपका, वी बाय आर टी रेज़ टू पावर माइनस के टी बाय आर। आई आई इनफाइनाइट तो जीरो ही है, तो हम डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते। क्लियर हो गया अच्छे से, ठीक है। कह रहे तो आपका आरसी सर्किट है बच्चों, कौन सा सर्किट है, आरसी सर्किट है, ठीक है। अब लिखते हैं नीचे बच्चों एलसी सर्किट, क्या लिखेंगे, एलसी सर्किट। अब यहाँ पे आर नहीं है, यहाँ पे क्या है बच्चों, आर नहीं है, यहाँ पे क्या है, एल और सी है। मैंने आपको बताया था तीन टाइप के पैसिव एलिमेंट होते हैं, कौन कौन से, रेजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, ठीक है। अब तो पता चल गया, जिसमें से एक ऐसा रेजिस्टर है आज जहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होती है। सर इंडक्टर और कैपेसिटर के केस में वोल्टेज ड्रॉप होती है, लेकिन वो क्या करता है, वोल्टेज ड्रॉप देता भी है फिर देता भी है, लेता है देता है, पर जो देता है वो लॉन्ग टाइम के लिए नहीं देता रहता, शॉर्ट टाइम के लिए देता है, ले लेगा फिर शॉर्ट टाइम के लिए दे देगा, फिर ले लेगा फिर शॉर्ट टाइम के लिए दे देगा। वो क्या करता है, वो लेता ही रहता है, कौन लेता रहता है, रजिस्टर लेता है, तो मतलब वोल्टेज ड्रॉप तो हमेशा रजिस्टर की क्रॉस होगी, इंडक्टर की क्रॉस भी होगी वोल्टेज ड्रॉप। लेकिन जैसे बैटरी लगा दो इंडक्टर क्या करता है, मैं तो मेरे अंदर सारी वोल्टेज ले जाओ, मेरे से आप ले जाओ, मेरे को क्या दे दो, मेरे को नहीं है जरूरत। तो ऐसे जैसे आपने देखा था वहां पर, जैसे ही मैं स्विच को ओपन कर दूंगा ना, तो कैपेसिटर के ऊपर जो वोल्टेज है सारी की सारी क्या बन जाएगी बाद में, जीरो। जितनी आपने वोल्टेज देखी ना, वी पहुंच गई थी इन्फानाइट पे, जैसे ही आपने बैटरी को ओपन किया सारी की सारी वोल्टेज क्या होगी बच्चों, वहां पे जीरो, जीरो बन, क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों के दोनों बच्चों कौन कौन से आपके एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट है, एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट है। एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट में यहाँ पे आप क्या देखने वाले हो, मान के चलो कि मैंने सी को चार्ज कर दिया, सी को क्या कर दिया, चार्ज, और मैंने वहां से बैटरी हटा दिया, मैंने वहां से क्या कर दिया बच्चे, बैटरी हटा दी। अब यहाँ पे एक एल और सी है, क्या है, एक एल और सी है। अब क्योंकि इंडक्टर को तो मैंने चार्ज नहीं किया था, कैपेसिटर को मैंने चार्ज किया था, कैपेसिटर को चार्ज जैसे मैंने किया और बैटरी मैंने हटा दी, कैपेसिटर क्या काम करने लगेगा, डिस्चार्ज करने लगेगा, क्योंकि चार्ज हो चुका तो वो क्या करने लगेगा, डिस्चार्ज, डिस्चार्ज करेगा तो कौन स्टोर करेगा वो एनर्जी, इंडक्टर स्टोर करने लग जाएगा। अब क्या करेगा, कैपेसिटर अपनी सारी एनर्जी दे देगा किसको, इंडक्टर को, इंडक्टर फुली चार्ज हो गया। अब जैसे इंडक्टर फुली चार्ज हो गया, अब इंडक्टर कहेगा मैं भी क्या करूंगा, डिस्चार्ज करूंगा, इंडक्टर भी क्या करना लगेगा, डिस्चार्ज, किसको डिस्चार्ज करेगा,
अपने आप को डिस्चार्ज करेगा, वो किसको चार्ज कर लेगा, कैपेसिटर को। अब धीरे धीरे फिर कैपेसिटर भी क्या लग जाएगा, चार्ज, और फिर क्या होगा दोबारा, फिर दोबारा इंडक्टर क्या करने लग जाएगा, चार्ज। तो ये क्या होगा, चार्जिंग डिस्चार्जिंग चलता रहेगा एल और सी के बीच में। एल और सी के बीच में क्या चलता रहेगा मतलब चार्जिंग चार्ज, जहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगी। जैसे एक टाइम के बाद वहां पे कांस्टेंट होगा ना, कि आपने देखा कि कैपेसिटर पूरा चार्ज होगा बस। अब यहाँ पे रजिस्टर कैपेसिटर के बीच में क्या नहीं हो रहा, वोल्टेज चेंज नहीं हो रही। क्योंकि अगर आपको याद हो, अगर प्रीवियस वाले केस में भी देखा जाए, ये देखो टी इक्वल टू जीरो पे सारी की सारी वोल्टेज किसके पास जा चुकी है, आर के पास जा चुकी है। धीरे 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 ये वाली आर की वोल्टेज सारी की सारी कहाँ पहुंच जाती है, फिर सी के पास। अगर मैं हटा भी दूं, यहाँ से हटा दूं, यहाँ से वोल्टेज वोल्टेज हटा दूं, तो यहाँ पे कैपेसिटर क्या रहेगा, चार्ज ही रहेगा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन जैसे इसको मैं यहाँ से बैटरी टारगेट इसको क्लोज कर दूंगा ना बच्चे, यहाँ पे ऐसे क्लोज कर दूंगा, ऐसे ऐसे क्लोज कर दूंगा, तो ना कुछ टाइम बाद इसके पास भी वोल्टेज नहीं रहेगी, ना ही इसके पास। ये तो स्टोर कर ही नहीं सकता, रजिस्टर है, रजिस्टर तो कोई भी एनर्जी को स्टोर ही नहीं करता। तो इसका मतलब कुछ टाइम बाद वोल्टेज के भी अक्रॉस कितने हो जाएगी, जीरो, और कैपेसिटर के भी अक्रॉस क्या हो जाएगी, जीरो। क्योंकि रजिस्टर बाद में इसको एनर्जी देगा ही नहीं। जैसे इंडक्टर के केस में मैंने समझाया था ना, कैपेसिटर तो डिस्चार्ज कर रहा है, रजिस्टर डिस्चार्ज ले रहा है, लेकिन रजिस्टर तो स्टोर कर नहीं सकता। वो सारी की सारी एनर्जी किसकी फॉर्म में डिसिपेट कर देगा, हीट की फॉर्म में निकाल देगा। लेकिन इंडक्टर और कैपेसिटर हीट की फॉर्म में निकालेंगे, वो कहेंगे हम दूसरे एक दूसरे को क्या करते रहेंगे बच्चों, एनर्जी ट्रांसफर करते रहेंगे, हम दूसरे एक दूसरे को क्या करते रहेंगे, एनर्जी ट्रांसफर करते रहेंगे। तो यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सर्किट हो जाता है एलसी। ये रेजोनेंस के केस में भी यूज होता है। रेजोनेंस के केस मतलब कि अगर मेरे को फ्रिक्वेंसी जनरेट करवानी है, फ्रिक्वेंसी जनरेट करना, फ्रिक्वेंसी जनरेट, तो मैं एलसी सर्किट के थ्रू करवा सकता हूँ। इसके थ्रू, एलसी सर्किट के थ्रू करवा सकता हूँ। वो देखते हैं कैसे, आप देखोगे कैसे। तो मान के चलो इनिशियल स्टेट पर मेरा सर्किट कुछ ऐसा है बच्चों, मैंने एक बैटरी ली, प्रैक्टिकल केस बना के दिखा रहा हूँ आपको। एक कैपेसिटर लिया, ठीक है, और बीच में एक स्विच है। यहाँ पे भी एक स्विच है जो कि इंडक्टर से कनेक्ट है, ठीक है। ये स्विच ऐसा है कि ये तो टी इक्वल टू जीरो पे, टी इक्वल टू जीरो पे बच्चों क्लोज था, तो इसके लिए टी इक्वल टू जीरो पे ओपन होगा, और ये टी इक्वल टू जीरो पे क्या होगा बच्चे, क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे मान के चलो K1 स्विच है, और यहाँ पे क्या है बच्चों, K2 स्विच। तो एक स्टेटमेंट लिखो तो वहां से क्लियर हो जाएगा। लिखो, बिफोर टी इक्वल टू जीरो, before t is equal to 0, capacitor was fully charged towards voltage V. Capacitor was fully charged towards voltage V. Capacitor was fully charged towards voltage V. So the total charge present, so the total charge present in the capacitor will be Q is equal to CV, क्योंकि वोल्टेज आगे कैपेसिटेंस के पास पहले से ही था। तो सारी ये सारी क्या बच्चों, ये इनिशियल हो गया, इनिशियल बोल सकता हूँ, या फिर बोल सकता हूँ एट टी इज इक्वल टू जीरो माइनस, टी इज इक्वल टू जीरो माइनस वाले समझते हो क्या मतलब हो गया, बंद होने खुलने से पहले, जैसे खोलने वाला हूं मैं उससे पहले, जो भी मतलब एक्शन ले रहा है उससे जस्ट पहले, ठीक है। अब लिखो एट टी इज इक्वल टू जीरो, एट टी इज इक्वल टू जीरो, K1 is open, K1 is open and K2 is closed simultaneously। K1 क्या होगा बच्चों, ओपन हो गया, और K2 क्या होगा, क्लोज हो गया साइमल्टेनियसली। अगर ये ऐसा कुछ हुआ तो सर्किट कैसा होगा, देखो मेरा सर्किट सर ऐसा कुछ होगा, कैपेसिटर मेरा ये होगा, और इंडक्टर मेरा ये होगा।
अच्छा एक और चीज थोड़ी बेसिक और बना के चलते हैं, धीरे धीरे बेसिक और बना लेंगे। देखो क्या ये पॉजिटिव टर्मिनल है बच्चों, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, तो ये वो भी क्या बन जाएगा बच्चों, पॉजिटिव पॉजिटिव, क्या बन गया नेगेटिव नेगेटिव बन, ठीक है। अब सारा का सारा करंट ऐसे फ्लो कर रहा था इनिशियल स्टेज पर, कैपेसिटर के अंदर क्या हो गई, एक तरीके की इनिशियल चार्ज हो गया स्टोर। अब वो किसकी तरह एक्ट करने लगता है, जब भी चार्ज अंदर स्टोर है तो अपना वोल्टेज की तरह एक्ट करने लग जाता है, किसकी तरह, वोल्टेज की तरह। अब जब वो वोल्टेज सोर्स की तरह एक्ट करेगा तो डेफिनेटली इसकी पोलैरिटी तो चेंज नहीं होगी, पोलैरिटी तो क्या रहेगी बच्चों सेम, लेकिन करंट की डायरेक्शन क्या हो चुकी होगी बच्चों, चेंज हो चुकी होगी। क्योंकि अब जो मैंने क्या समझाया था, जो भी सोर्स होता है, सोर्स सोर्स मतलब देने वाला, देने वाले से करंट कहां से निकलता है हमेशा, पॉजिटिव से निकलता है, और लेने वाले से करंट कहां से निकलता है हमेशा, नेगेटिव से निकलता है। तो जहां पे इनिशियल स्टेज पर, इनिशियल स्टेज कैपेसिटर लेने वाला था, तो लेने वाले के केस में करंट कैसे फ्लो कर रहा था, इसके अंदर नेगेटिव के बाहर निकल रहा था। अब कैपेसिटर क्या बन गया, अब मैं हूं देने वाला, क्यों, क्योंकि मेरे पास एनर्जी स्टोर हो गई है, ठीक है। अब क्या होगा, अब वो पॉजिटिव से बाहर निकलेगा। तो सब में आगे नहीं, पॉइंट ये अच्छे से क्लियर हो गया, अच्छे से क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो आपका जो चार्ज रहा इनिशियल पॉइंट पर, एट इनिशियल पॉइंट पर, ठीक है, वो चार्ज अभी भी कितना है, सीवी है, क्योंकि सडन चेंज अलाउ कैपेसिटर नहीं करता। तो टी इक्वल टू जीरो पे भी उतना ही चार्ज रहेगा, क्यों, वोल्टेज चेंज होगी क्या सर, वोल्टेज चेंज नहीं होगी, कैपेसिटेंस तो फिक्स है, कैपेसिटेंस चेंज नहीं होता। तो वोल्टेज भी सेम है, जब कैपेसिटेंस सेम है तो क्यू भी क्या रहेगा बच्चों, सेम ही रहेगा। यहाँ तक कोई डाउट, कोई डाउट है यहाँ तक, क्लियर। ठीक है, और ये क्या हमारा इंडक्टर है एल। इंडक्टर एनर्जी ले रहा है कि दे रहा है अभी, अभी ले रहा है, ले रहा है, तो करंट की डायरेक्शन कैसे होगी बच्चे, पॉजिटिव और ये नेगेटिव, करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, क्लियर यहाँ तक, ठीक है बच्चे। अब देखो, अब हम इसकी इक्वेशन लिखनी है, क्या लिखनी है बच्चों, इक्वेशन लिखनी है। इक्वेशन कैसे लिखेंगे, देखो वोल्टेज ले लेते हैं, यहाँ पे क्या लेते हैं बच्चों, वोल्टेज, हमें वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, एल डी बाय डी टी होता है, हमें पता है। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर मान के चलो वीसी है, कितना है बच्चों, वीसी। तो मैं प्लस से बाहर निकल रहा हूं तो प्लस वीसी ले लूं क्या, ले लो। और यहाँ से नेगेटिव से बाहर निकल रहा हूं तो यहाँ पे क्या ले लेंगे बच्चे, माइनस के वीएल इक्वल्स टू जीरो, लूप वोल्टेज इक्वल्स टू जीरो होती है। वीसी कितना बच्चों, वीसी अगर इसको वीसी मानो तो क्यू बाय सी है मेरा, यस और नो, क्यू बाय सी। और वीएल कितना है मेरा, आप बोलोगे वीएल है सर एल डी आई बाय डी टी इक्वल्स टू जीरो, ऐसे लिख दिया, लिख दिया। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला, ध्यान से देखो, इस सर्किट में क्या क्या चीजें चेंज होंगी, मेरे को बस अगर आपने ये बता देना तो मजा आ जाएगा। बताओ इस सर्किट में क्या क्या चीजें चेंज होंगी थ्रू आउट टाइम, जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहेगा तो क्या क्या चीजें चेंज होने लगेंगी, हैं। करंट चेंज होगा, करंट की डायरेक्शन नहीं, करंट की डायरेक्शन तो अभी यही रहेगी कुछ टाइम तक। और क्या चीज चेंज होगी, करंट की डायरेक्शन अभी तक यही है, इस टाइम पर क्या क्या चीजें चेंज होंगी। वो सही बात है, करंट की डायरेक्शन तब चेंज हो जाएगी जब इंडक्टर फुली चार्ज हो जाएगा, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अभी तक इंडक्टर क्या हो रहा है, चार्ज कर रहा है, धीरे धीरे चार्ज कर रहा है, उस ड्यूरेशन तक क्या क्या चीजें आपको लगता है चेंज होगी, वोल्टेज चेंज होगी, वोल्टेज चेंज होगी तो क्या चेंज होगा, क्यू चेंज होगा कि नहीं होगा, फिर क्यू भी चेंज होगा, और क्यू चेंज होने से करंट भी तो चेंज होगा, चार्ज होगा तो आई भी चेंज होगा। अब यहाँ पे दोनों वेरिएबल है, क्यू और आई, एक इक्वेशन में दो वेरिएबल तो सोल्व नहीं कर सकता हूं मैं, तो मैं क्या करूंगा, फिर इसको आई और क्यू के बीच में रिलेशन निकालूंगा। याद है आपको आई और क्यू के बीच में रिलेशन, तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, आई इजिकल टू डी क्यू बाय डी टी, वो पुट करना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो, सर यहाँ पे ना करंट, करंट कैपेसिटर के केस में ऐसा जा रहा, याद करो एक बार, याद करो थोड़ा सा ध्यान लगाओ, सर ये रजिस्टर था, रजिस्टर था, सर पॉजिटिव था ये नेगेटिव था, तो यहाँ पे जो वोल्टेज थी ना हमारी वोल्टेज, उसको हम लिखते थे सर, ऐसे लिखते थे, V इज इक्वल टू आई आर लिखते थे, याद है ऐसे लिखते थे हम। लेकिन अगर रजिस्टर ऐसा ही है, पॉजिटिव नेगेटिव ही है, लेकिन करंट के डायरेक्शन रिवर्स है, तो याद है इसके केस में V क्या लिखते थे, माइनस के आई आर लिखते थे, नहीं लिखते थे, याद आ रहा है कॉन्सेप्ट, इसको लिखना है अभी, बिल्कुल अभी साथ साथ लिखना है। इसी के बेस से हमें ध्यान से देखो, पहले रुक तो जाओ, इधर तो देख लो पहले,
ऐसा कैपेसिटर भी क्या है मेरा, कौन सा एलिमेंट है, पैसिव एलिमेंट है। जैसा रजिस्टर के केस में होगा वैसे ही कैपेसिटर के केस में होगा। इसका मतलब कि यहाँ पे भी जो क्यू मेरा होगा ना, क्यू होगा वो बच्चे मेरा क्या होगा, उसके और आई के बीच में रिलेशन देखो क्या होगा, वो बोलेगा आई इज इक्वल टू माइनस के डी क्यू बाय डी टी होगा बच्चे, डी क्यू बाय डी टी है। तो मैं आ गया यहाँ तक, माइनस के होगा डी क्यू बाय डी टी। क्लियर हो गया? यस और नो, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया क्लियर। तो पहले ये साइड में लिखो और उसके नीचे ये लिखो, इसको इक्वेशन वन मान लेना पहले, फिर ये लिखो और फिर ये पॉइंट लिखो जल्दी से। नोट डाल के लिखना है इसको। ठीक है बच्चों? ठीक है। अब लिखो एक, नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन वन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएट इक्वेशन वन, डिफरेंशिएट इक्वेशन वन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देखो क्या बन जाएगा बच्चों, क्यू क्या बन जाएगा, जो सी यहीं पे रहेगा डी क्यू बाय डी टी। ये क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर आई बाय डी टी इक्वल्स टू जीरो। तो डी क्यू बाई डी टी मेरा इस इक्वेशन में क्या है, टू से माइनस आई के बराबर है, तो माइनस के आई बाय सी माइनस के एल डी स्क्वायर आई बाय डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू जी। ठीक है, बढ़े आगे। तो मेरी जो फाइनल इक्वेशन बन गई वो क्या बन गई, डी स्क्वायर आई बाय डी टी आई अपॉन एल सी इक्वल्स टू जीरो। आपने ऐसी इक्वेशन सोल्व कर चुके हो? अगर मैं आपको ऐसे बोलूं, आपने ऐसी इक्वेशन सोल्व की होगी, देखो डी वाई स्क्वायर अपॉन में डी एक्स स्क्वायर ए एक्स इक्वल टू, ऐसे इक्वेशन सोल्व करें डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना? कैसा रिस्पॉन्स आता है, इसका आउटपुट कैसा आता है, किसकी फॉर्म में आता है? हाँ तो क्या क्या रिजल्ट बताओ मुझे, इंटीग्रेटेड फैक्टर सी सी एफ पी एफ मुझे नहीं जानना, रिजल्टेंट बताओ क्या आता है उसका, किसकी फॉर्म में आता है, एक्सपोनेंशियल आता है, किसकी फॉर्म में आता है? हैं? गधे हो तुम, स्क्वायर है, ये आता है हमेशा साइनसोइडल की फॉर्म में। क्या पढ़ा फिर तुमने, कुछ ना पढ़ा, गधे हो तुम। पढ़ा है जी हमने, y इक्वल टू होता है ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ये होता है। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, x आ जाएगा। लेकिन हमारे केस में ये नहीं है, हमारे केस में ये वाला सर्किट है। तो इस केस में जो उसका रिजल्टेंट होगा बच्चों वो क्या आएगा, आई ऑफ टी का रिजल्टेंट आएगा, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे आएगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, तो यहाँ पे ओमेगा क्या है, देखो ओमेगा होता है बच्चों, याद कर लो, ओमेगा होता है वन अपॉन अंडर रूट एल सी। ये देखो यहाँ पे क्या है, एल सी है ना, एल सी है। तो उसको अगर मैं स्क्वायर रूट कर दूंगा तो मेरे को ओमेगा मिलेगा। क्या मिलेगा मेरे को, ओमेगा मिलेगा। ठीक है, ठीक है। तो मुझे इसका थोड़ा सा रिस्पॉन्स ढंग से लिखना है, इसका रिस्पॉन्स मुझे ढंग से लिखना है। ठीक है, करें।
अब यहाँ पे दो वेरिएबल है बच्चों, एक है एम्पलीट्यूड और एक है मेरा फाई। हमें ए और फाई की वैल्यू निकालने, बस हमारा कॉन्सेप्ट आ जाएगा। वो तो आप उससे भी निकाल सकते हो, किससे, डिफरेंशियल यही तो निकालता है। अब यही होता है इसका जो बता रहे हो अपना डिफरेंस। दो सोल्यूशन होते हैं ना, दो सोल्यूशन होते हैं, एक कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर। अब कुछ तो अभी कुछ तो बोल रहा था तू है। हाँ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और दूसरा क्या होता था? नहीं, तुम कुछ और कर रहे हो, सॉल्व ये होता है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। ठीक है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, जिसमें ओमेगा की वैल्यू क्या है बच्चे, अंडर रूट एल सी। ठीक है, अब हम एक बार सर्किट पे आते हैं, हमें क्या क्या पता है चीजें। अब एक चीज ध्यान दो, जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका था, जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका है कैपेसिटर, तो क्या कैपेसिटर में करंट फ्लो होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? नहीं होता। तो अगर कैपेसिटर में करंट फ्लो नहीं होगा, तो अगर स्विच चेंज भी हो गया तो तब भी करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। इसका मतलब कि एट टी इजिकल टू जीरो पे, जहां पे स्विचिंग हो गई थी, टी इजिकल टू जीरो पे कैपेसिटर में कितना करंट फ्लो कर रहा था? देखो, देखो ऐसे, since capacitor was fully charged before switch was closed, before switch was open, before switch was open, capacitor was fully charged before switch was open, so no current was flowing in the capacitor. No current was flowing in the capacitor. That means, that means, that means I जीरो माइनस इक्वल टू आई जीरो प्लस की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? आप बोलोगे सर जीरो हो जाएगी। यस और नो, जीरो होगी कि नहीं होगी? जीरो हो जाएगी। तो ये पुट कर दो यहाँ पे, टी इजिकल टू जीरो पे वैल्यू पुट करो, ये जीरो, ये क्या हो जाएगी ए, ये हो जाएगी साइन, ये जीरो हो गई, ये हो गई फाइव। साइन जीरो कौन सा एंगल पे जीरो होता है? जीरो पे ही होता है। तो फाइव की वैल्यू यहाँ से क्या निकल गई? जीरो निकल गई। तो हमारा एक और रिस्पॉन्स फाइव की वैल्यू भी आ गई, हमारा आई टी की वैल्यू आ गई ए साइन ओमेगा। ठीक है, अब करंट की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है बच्चों? मैक्सिमम सोचो, करंट की वैल्यू मैक्सिमम कब हो सकती है, कितनी हो सकती है? करंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? ए होगी ना, तो ए की क्या होगा, वही तो निकालना है, ए होगी। तो मुझे पता ए होगी। ठीक है, तो उसमें हम आई ही मान सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो भी मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा होगा इसका हम आई नॉट मान लेते हैं। तो मान के तो लिखो ऐसे, लेट आई नॉट विल बी द करंट फ्लोइंग, आई नॉट इज द मैक्सिमम करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। सो आई टी कितना हो जाएगा बच्चों? आई नॉट साइन ओमेगा, ये निकल गया। साइन का मतलब क्या होता है बच्चों? साइन कैसे, कैसी उसकी वेव फॉर्म होती है, देखे कभी? पीरियोडिक वेव फॉर्म होती है, कुछ ऐसी होती है, देखो। अब इसका मतलब समझो, जो करंट आई टी है कैसे फ्लो कर रहा है, साइनोसोडल फ्लो कर रहा है। इसका मतलब सर्किट में पहले एल से सी जा रहा था ऐसे सर्कुलर वाइज, और उसके बाद फिर क्या करने लग गया? एंटी क्लॉकवाइज। फिर क्या करने लग गया? क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये तो हो गया। साइनसोइडल का मतलब क्या हो गया? पहले आपकी साइकिल पॉजिटिव थी, उसके बाद साइकिल नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। इसका मतलब कि फर्स्ट साइकिल में कैपेसिटर क्या कर रहा था? डिस्चार्ज कर रहा था। और इंडक्टर क्या कर रहा था? चार्ज कर रहा था। नेक्स्ट साइकिल में क्या होगा?
इंडक्टर विल डिस्चार्ज एंड कैपेसिटर विल स्टार्ट चार्जिंग। यस और नो बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता हूँ? इस केस में लिख लो इनिशियल स्टेज पे कैपेसिटर डिस्चार्ज, एयर इंडक्टर चार्ज, क्योंकि इनिशियली कैपेसिटर इंडक्टर क्या था, 0 था। यहाँ पे क्या होगा, कैपेसिटर फिर चार्ज करने लग जाएगा और इंडक्टर क्या करने लग जाएगा बच्चों, डिस्चार्ज करने। और ये खेल लगातार चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या आता है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केवल एक ही वाला फॉर्मूला देखो, ओमेगा। ओमेगा क्या होता है, ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। क्या होते हैं बच्चों, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। तो ओमेगा जब एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, देखो पढ़ा ना आपने उसमें वेव एंड ऑक्सीलेशन में, है ना। अंडर रूट कितना आ गया बच्चों, एल सी आ गया। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पता है एक और क्या होता है, 2 पाई एफ। एफ क्या है यहाँ पे बच्चों, एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आ गई बच्चे, 2 पाई अंडर रूट एल। सर टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं बच्चे, बिल्कुल निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है, 1/में एफ। तो कितना हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट एल। ये होती है हर्ट्ज, इसकी होती है सेकंड, इसकी होती है रेडियन पर सेकंड। अगर मैं इसमें आपसे पूछूं गलती से अगर इसके अंदर रेजिस्टेंस आ जाए, प्रैक्टिकली केस ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि इंडक्टर का भी एक इंटरनल क्या होता है, तो कैपेसिटर का भी तो होता ही होगा भाई। जब इंडक्टर का है तो कुछ ना कुछ कैपेसिटर के अंदर मैंने रेजिस्टेंस नहीं घुसाया, उसके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि वो करंट को भी क्या करता है, फ्लो करने से रोकता है। इसलिए उसके अंदर एक रजिस्ट्री प्रॉपर्टी है, उसकी वजह से उसका कुछ ना कुछ एक इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो अभी मैंने बताया था अगर गलती से कोई भी एलिमेंट में एनर्जी स्टोरेज के अलावा अगर गलती से रेजिस्टेंस आ जाए, तो रेजिस्टेंस के बाद जैसी एनर्जी आएगी वो क्या करेगा, हीट की फॉर्म में डिसिपेट करेगा। ये हीट की फॉर्म में डिसिपेट नहीं करेंगे, कौन हीट की फॉर्म में डिसिपेट करने लग जाएगा, रजिस्टर। इसका मतलब कि सर अगर गलती से रजिस्टर आ गया ना, रजिस्टर साइनसोइडल वेव फॉर्म में आएगी, पता क्या आएगी उसके अंदर, डैम्ड वेव फॉर्म आएगी। डैम्ड का मतलब कि अभी इनिशियली कुछ नहीं था, ऐसे कर करके इसको बोलते हैं डैम। डैम का मतलब पहले बहुत हाई एम्पलीट्यूड था, करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा थी आई, फिर धीरे 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 क्या होने लगे बच्चों, करंट की वैल्यू कम होने लगे। किसकी वजह से कम हुई है, किसकी वजह से, रेजिस्टेंस की वजह से। रेजिस्टेंस की वजह से इसको बोलते हैं डैम्ड ऑक्सीलेशन। क्या बोलते हैं बच्चे इसको, ये आपके सिलेबस से हट चुका है वैसे, बस मैंने आपको बताना था तभी मैंने ये करवाया नहीं है ज्यादा। डैम्ड ऑक्सीलेशन, दिस इज अकर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ व्हाट, आर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के प्रेजेंस होने की वजह से ही क्या होता है, रेजिस्टेंस के प्रेजेंस होने की वजह से क्या होता है उसके अंदर डैम। डैम क्यों हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लिख लो, क्योंकि रेजिस्टेंस डिसिपेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। डायग्राम मुझे बनाने आता ढंग का, उधर देखो कितना प्यार से डायग्राम बनाया, बाद में मरा सा डायग्राम क्यों बना दिया, उसके पैर कट गए हैं, पैर कट गए, छाती कट गई, क्या हो गया उसका, ऐसे बनाओ प्यार से। लिख लो, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टेंस, बिकॉज रेजिस्टेंस को जो एनर्जी मिलेगी, दैट रेजिस्टेंस विल डिसिपेट इन द फॉर्म ऑफ हीट। इंडक्टर कैपेसिटर क्या करता है, एनर्जी मिलते तो क्या कर देता है, वो दे देता है, ले ले तू मेरे से एनर्जी ले ले, तेरे पास कम हो गई तो मैं तेरे को दे दूंगा। तो एनर्जी का यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। एनर्जी का क्या हो रहा है यहाँ पे, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इसमें एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट बताना, फिर एलसी वाला खत्म। एक तो ये वाला इस पार्ट पे क्वेश्चन आता है, एक और है छोटा सा पार्ट, उस पर क्या क्वेश्चन आ सकता है देखते हैं, चलो। मान के चलो कि दोबारा मेरा क्या है बच्चों, एक सर्किट है एल,
और एक है क्या, इंडक्टर सर्किट है। ठीक है, इसको मैंने कर दिया क्लोज, सेम ही सर्किट है जैसे पहले था। ठीक है, तो मान के चलो इनिशियली लिख लो, क्वेश्चन मतलब कॉन्सेप्ट लिख लो, इनिशियली कैपेसिटर वाज चार्ज, इनिशियली कैपेसिटर वाज चार्ज कैपिटल क्यू, इनिशियली कैपेसिटर वाज चार्ज कैपिटल क्यू। अच्छा, जो हमने आई की वैल्यू निकाली थी, आई नॉट साइन ओमेगा टी निकालती, क्या वहां से हम वो भी निकाल सकते हैं क्या, क्यू क्यू इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते इंटीग्रेशन करके, तो लिख लेना वहां पे एक साइड में डाल के, इफ आई इज इक्वल टू क्या है, माइनस के डी क्यू बाई डी टी निकाला था ना बच्चों हमने, तो क्यू क्या हो जाएगा, माइनस के इंटीग्रेशन आई डी टी, आई का क्या वैल्यू थी, आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। हाँ भाई, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस के कॉस ओमेगा टी, और नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, तो आई नॉट बाय ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस ओमेगा टी। सर ये तो मेरा क्यू है, बिल्कुल क्यू है, जो टाइम के ऊपर डिपेंड है, बिल्कुल डिपेंड है, तो उसका मतलब सर मेरा एक क्यू नॉट नहीं हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है बच्चों, क्यू नॉट बन गया आपका। तो क्यू नॉट की वैल्यू क्या आ गई यहाँ बच्चे, यहाँ पे आई नॉट बाय ओमेगा। रटा थोड़ी ना, कॉन्सेप्ट को समझा, बस कॉन्सेप्ट को समझना, समझ में आ गया, तब थोड़ी ना इजी है। ठीक है, ये साइड में लिख लेना। चलो, अब देखो मैंने कैपेसिटर को इनिशियली क्या कर रखा है, तो चार्ज कर रखा। अब तुम बताओ मैंने क्या समझाया, जैसे कैपेसिटर चार्ज हो गया और मैंने बैटरी को हटा दिया, अब कैपेसिटर क्या करने लगेगा, डिस्चार्ज, डिस्चार्ज करने लगेगा, तो किसके पास एनर्जी आने लग जाएगी, इंडक्टर के पास एनर्जी जाने लग जाएगा, जैसे इंडक्टर के पास एनर्जी आने लगे तो मेरे पास भी थोड़ी बहुत रहेगी कि नहीं रहेगी, जब तक मैं पूरा का पूरा डिस्चार्ज नहीं हो जाता तब तक तो रहेगी, मानते हो कि नहीं मानते, ठीक है। तो उस कंडीशन पे लेके चलते हैं, मान के चलो यहाँ पे एनर्जी का क्या हो रहा है बच्चों, ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब की एनर्जी यहाँ पे क्या है, टोटल एनर्जी क्या है, यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, टोटल एनर्जी मेरी क्या है बच्चों, कॉन्स्टेंट है, लिख लो। सिंस देयर इज नो रेजिस्टेंस, अभी लेता हूँ तेरा क्वेश्चन, ये पहला पॉइंट लिख लो, सिंस देयर इज नो रेजिस्टेंस, सिंस देयर इज नो रेजिस्टेंस, so energy will be transformed between, so energy will be transformed between L and C, energy will be transformed between L and C, so the total energy is equal to constant, total energy equal to constant। हाँ भाई बोल क्या कह रहा है, जब वहां पे, क्योंकि कैपेसिटर में अभी भी तो पॉजिटिव पोलैरिटी है कि नहीं, पॉजिटिव पोलैरिटी, इस वजह से जब तक उसके अंदर सारी की सारी पॉजिटिव पोलैरिटी नेगेटिव नहीं बन जाए, उल्टी पोलैरिटी ना बन जाए, उल्टी पोलैरिटी कब बनती है, जब वो रिसीव करने लग जाएगा, पहले वो क्या कर रहा था, डिलीवर कर रहा था, अब वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, तब तक, ठीक है। हाँ, तो हमने क्या बोला, टोटल एनर्जी, हम मैं मान के चल रहा हूँ कि लिखो, निकालो, लिखो, एट व्हाट करंट, क्वेश्चन लिखो, एट व्हाट करंट, एट व्हाट करंट चार्ज ऑन द कैपेसिटर विल बिकम स्मॉल क्यू मतलब स्मॉल चार्ज है, वेयर क्यू इज लेस देन कैपिटल क्यू, एट व्हाट करंट, एट व्हाट करंट चार्ज ऑन द कैपेसिटर विल बी स्मॉल क्यू, ठीक है। अब देखो कैपेसिटर के अक्रॉस एनर्जी कैसे स्टोर होती है, फॉर्मूला याद है, हाफ सी वी, वी तो मुझे नहीं पता, क्यू और सी पता, तो उसके फॉर्म में क्या बनता है, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, वो तो पुट कर सकते हैं ना वैल्यू, यस और नो, ठीक है। ये टोटल एनर्जी होगी कैपेसिटर क्रॉस, अभी इनिशियली जीरो पे, लेकिन कुछ टाइम बाद कितनी एनर्जी क्यू होगी इसके बाद, तो कितना बच गया, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, बाकी एनर्जी किसके पास चली गई, इंडक्टर के क्रॉस कैसे एनर्जी हमने फॉर्मूला निकाला था अभी, हाफ एल आई स्क्वायर, करेक्ट है। तो मुझे आई की वैल्यू तो चाहिए थी, कितना करंट फ्लो हो रहा होगा एक्चुअल में, तो देख टू 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 कट गया, तो क्या बचा बच्चे, क्यू स्क्वायर बाय सी, कैपिटल क्यू स्क्वायर बाय सी इक्वल टू एल आई स्क्वायर,
तो मेरी करंट की जो वैल्यू आ गई वो आ गई बच्चे 1/L, ये है ना ये एल सी का अंडर रूट आ जाएगा कैपिटल क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। देखो एल नीचे आएगा क्योंकि स्क्वायर है तो कट जाएंगे, ठीक है, अंडर रूट में आ जाएगा पार्ट। और 1/L सी मैं अभी मैंने निकाला, कितना निकाला बच्चे, ओमेगा क्यू स्क्वायर माइनस। अब समझ चीज को भाई, तू समझ इधर देख, जब सारा का सारा चार्ज ट्रांसफर हो गया होगा इंडक्टर को तो टोटल करंट कितना बन जाएगा, जीरो। सिर्फ कौन सा केस होगा पता है, कौन सा केस होगा, ये वाला केस होगा, देख करंट की बिकम जीरो हो चुकी है, ठीक है। तो तू बोल रहा है जब मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम वाले में ये केस होगा जो तू पूछ रहा है सर, जब मैक्सिमम हाफ ऑफ ट्रांसफर हो चुका होगा, हाफ ऑफ, तो उस केस में मैक्सिमम करंट होगा, उस केस में क्या होगा, मैक्सिमम करंट होगा, मैक्सिमम, ये होगा मैक्सिमम करंट, ठीक है। कैसे सर, हमें नहीं आया समझ में, प्रूफ कर सकते हो कैसे, ये तुम पे छोड़ता हूँ मैं कैसे करना है। एक काम करो, क्योंकि आपको पता आई क्यू चेंज हो रहा है, किस वजह से चेंज हो रहा है, कैपिटल क्यू की वजह से, स्मॉल क्यू की वजह से, कि ओमेगा की वजह से, स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू तो फिक्स हो गया ना, स्मॉल क्यू तो चेंज होता जा रहा है, क्योंकि स्मॉल क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है जब आपका कुछ टाइम बाद कैपेसिटर की ओर वोल्टेज चेंज हो, कैपेसिटर की ओर चार्ज चेंज होता जा रहा है। तो आप इन दोनों के बीच में एक रिलेशन लिखो और इसको डिफरेंशिएट कर दो, आई को किसके विद रिस्पेक्ट टू क्यू, फिर आप देखोगे कि क्या निकल के आते हैं मेरी वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। याद है हम मैक्सिमम वैल्यू कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, कोई भी चीज की मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं कैसे, हैं इंटीग्रेट करके, इंटीग्रेट को कौन सा करते हैं हम, कहा इंटीग्रेट कब सीख लिया हमने, ऐसे क्या करते हैं हम, डिफरेंशिएट, क्या करते हैं बच्चों, तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपको, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, कर सकते हैं, करके दिखाना, करके दिखाओ मेरे को, मैक्सिमम वैल्यू निकाल के दिखाओ, कौन से चार्ज पर होगी मैक्सिमम वैल्यू, तो आई इज इक्वल टू क्या हो गया, ओमेगा कैपिटल क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ओनली क्यू के रिस्पेक्ट में, तो डी आई डिवाइड बाय डी क्यू। आपको पता है इसकी पावर हाफ है तो पावर हाफ चले गई आगे, अपने आप करो, पावर क्या हो जाएगी इसकी माइनस हाफ, और ये हो जाएगा माइनस के 2Q, और Q की वैल्यू हो जाएगी 1, 2 से 2 जीरो इक्वल टू जीरो बन जाएगा, देखो इधर देख, अब इक्वल टू जीरो बन गया, जैसे ही इक्वल टू जीरो बन गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, Q इक्वल टू क्या बन गया यहाँ पे, कैपिटल Q। जैसे कैपिटल Q आ गया तो ये इक्वेशन क्या बन गई, करंट मेरा जीरो बन गया, इसका मतलब कि जैसे ही मैंने हाफ चार्ज ट्रांसफर किया था ना, जैसे ही मैंने हाफ चार्ज ट्रांसफर किया था, इसका मतलब मैं कौन से पॉइंट पे जा चुका था, मैं इस पॉइंट पर पहुंच चुका हूँ आधा चार्ज ट्रांसफर करने के बाद, समझ में आ गया, इस पॉइंट पर मैं पहुंच, करंट की वैल्यू जीरो बन गई ना। अब देखो यहीं पे तो करंट की वैल्यू जीरो बन गई, नहीं बन, चेक करो, जैसे क्यू इक्वल टू क्यू बन गया, इसकी वैल्यू पुट कर दो आई के अंदर, तो आई की वैल्यू क्या है, यहाँ पे मिनिमम निकल रही है, करंट की वैल्यू क्या निकल रही है, मिनिमम, मिनिमम करंट की वैल्यू कितनी निकल रही है बच्चों, जीरो निकल रही है इससे, ठीक है, ठीक है भाई। तो हमारा हो गया एलसीबी, इतना ही ऊपर वाले फॉर्मूला ज्यादातर यूज होता है, मान लो कुछ चार्ज दे रखा है तो निकालना पड़ेगा, और चार्ज का फॉर्मूला आपको पता है, क्यू इक्वल टू क्या होता है बच्चों, याद रखना है, सी भी होता है, ये भी यूज हो सकता है क्वेश्चन में। हाँ, ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं, देखो याद, हमने एक क्वेश्चन किया था ऐसे कि एक हमारा यहाँ पे कैपेसिटेंस है और यहाँ पे मैंने एक रॉड लगा दी, और जो कि मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस करते हुए जाएगी। अब मैं यही केस किसके लिए कर रहा हूँ बच्चों, इंडक्टर के लिए कर रहा हूँ। ये कंडक्टिंग रेल है जो कि वर्टिकल शेप में है, वर्टिकल में है,
वर्टिकल, ये जैसा आपको दिखाई दे रहा है वैसे ही रोड लगी हुई, ये आपकी रोड है यहाँ पे, इनिशियल पॉइंट है रोड का ये। और इसकी लेंथ कितने बच्चों यहाँ पे, एल। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे बच्चों, अंदर है, जो कि यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म होने के कारण यहाँ पे इंडक्टेंस क्या है इसका, एल है। अब एक चीज बताओ, ये वर्टिकल प्लेन में है, जब ये वर्टिकल प्लेन में तो कोई ना कोई तो फोर्स होगा इसके ऊपर, के नहीं होगा? कौन सा फोर्स होगा, mg फोर्स होगा। ऊपर की तरफ कोई फोर्स होगा, इनिशियल पॉइंट पर कोई फोर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि सर ये अटका थोड़ा हुआ, वो तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में होता है कि यहाँ पे सर अटका हुआ और इसकी वजह से एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है, इस पर नॉर्मल फोर्स है ही नहीं, ये तो सर ऐसे है, इस तरीके से है, तो इसमें नॉर्मल फोर्स थोड़ा है इसके ऊपर। ठीक है बच्चों, जब नॉर्मल फोर्स नहीं है तो इनिशियल पॉइंट पर इसके पास कौन सा फोर्स है बच्चों, आप बोलोगे सर mg फोर्स है। अब बताओ, जैसी mg फोर्स है, लेंथ, वेलोसिटी और हमारा लेंथ, ये तीनों के तीनों क्या हो गए यहाँ पे, परपेंडिकुलर बन गए, डी एल बी, तीनों के तीनों क्या बन रहे हैं मेरे, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या चीज इंड्यूस होगी, ईएमएफ इंड्यूस होगी, और ईएमएफ इंड्यूस होने से मान के चलो कुछ चलने के बाद यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ईएमएफ आपकी इंड्यूस्ड हो गई, और मान के चलो कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुई वो इस तरीके से आपकी ई बन गई। पर एक चीज बताओ, यहाँ पे क्या करंट फ्लो करने लगेगा कि नहीं करने लगेगा, बिल्कुल करंट फ्लो करने लगेगा सर। और इस करंट की वजह से फोर्स जनरेट होता है, कौन सा फोर्स होता है वो, इस करंट की वजह से कौन सा फोर्स जनरेट होता है, आईएल, जिसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। कौन सा फोर्स बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। और मैग्नेटिक फोर्स क्या करेगा, इसकी स्पीड को कम करेगा, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन, बिल्कुल करेक्ट, आई एल बी, नीचे की तरफ क्या है बच्चे, एम जी। पर अभी तक आई एल बी इतना इनफ नहीं है कि इसको बिल्कुल स्टॉप कर दे, इसका मतलब अभी भी कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा तो एक्सलेशन कहाँ की तरफ है, सर नीचे की तरफ, एक्सलेशन नीचे की तरफ, एक्सलेशन, बिल्कुल बात सही है। अच्छा, ये ई की तो वैल्यू पता है ना, ई की वैल्यू कितनी निकलती है बच्चे, आपको पता, डी एल वी, जिस वेलोसिटी से जा रहा था उस वेलोसिटी, यहाँ मतलब जितनी वेलोसिटी यहाँ तक पहुंची है, वी वेलोसिटी, यहाँ पे तो इनिशियल क्या था वेलोसिटी इसकी, जीरो थी, इसलिए वहां पे कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं हुई। धीरे धीरे जैसे जैसे वेलोसिटी में चेंज आता रहेगा, वेलोसिटी, लेंथ और आपका मैग्नेटिक फील्ड, तीनों के तीनों परपेंडिकुलर, देख लो अंदर, अंदर, तीनों केस परपेंडिकुलर के केस होंगे। ठीक है, तो याद तो हम इक्वेशन लिखते थे इसकी, एफ नेट फोर्स इक्वल टू एम में लेते थे, याद है, एफ नेट इक्वल टू एम। एफ नेट क्या है बच्चों, नीचे की तरफ एम जी, ऊपर की तरफ आई एल बी, मास डीवी बाई डी टी, जो मेरी वेलोसिटी। अच्छा, इसको सब कुछ भूल जाओ, पोटेंशियल और एल का कोई रिलेशन है, हाँ सर क्यों नहीं है, हमने पढ़ा है, ई इज इक्वल टू एल दिया बाय डी टी होता है कि नहीं होता। अब देखो यार, बहुत सारी दिक्कतें हैं यहाँ पे, देखो एम जी तो चलो कांस्टेंट है, क्या आई चेंज होगा नहीं होगा, यो बता, होगा क्यों नहीं होगा सर, आई चेंज होगा, जैसे जैसे नीचे बी की तरफ बढ़ते रहेंगे वी चेंज होगा, वी चेंज से ईएमएफ चेंज होगा, ईएमएफ चेंज से आई भी चेंज होगा, तो आई भी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, दो वेरिएबल चेंज हो, दो वेरिएबल के चेंज से मैं तो नहीं सोल्व कर सकता, मैं छोड़ दूंगा क्वेश्चन, छोड़ना क्यों है, इसको इस इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दो, टाइम से डिफरेंशिएट कर दो, देखो डी आई बाई डी टी, ई आ जाएगा यहाँ पे, ई आ जाएगा यहाँ पे, क्या आ जाएगा बच्चे यहाँ पे, ई आ जाएगा, कर दें, डिफरेंशिएट कर दें, डबल लिखो, डिफरेंशिएट above equation 1 with respect to time, डिफरेंशिएट 1 with respect to time। हाँ भी बता, mg को टाइम से डिफरेंशिएट किया आएगा, mg को जीरो आएगा, कोई रिलेशन ही, जीरो आएगा, माइनस के डी आई बाई डी टी, यहाँ पे क्या बन गया एल बी, यहाँ पे क्या बन गया एम, ये क्या है, डबल डिफरेंशिएशन आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन आ गया, डी आई बाई डी टी की वैल्यू क्या है बच्चों, ई बाई एल पुट कर सकता है यहाँ पे, ई बाई एल देख लो, ई बाई एल, ई बाई एल, ठीक है, तो माइनस के ई बाई एल, इंडक्टर नहीं, हाँ, एम,
ठीक है, ठीक है। क्या ई में कोई रिलेशन है वेलोसिटी का? ये है रिलेशन, ये पुट कर दें इसमें, तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी? बी एल वी, बी एल वी, एल वी अपॉन एल। एल यहाँ पे क्या है? इंडक्टर है, ध्यान रखना है। बिल्कुल सही चल रहे हैं, देखो। अब ये देखो, ये वेलोसिटी है, ये रहा वेलोसिटी। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लेके करूँ, लिख ले बच्चे यहाँ तक। ये बन गया एम डी वी, एम डी स्क्वायर वी अपॉन डी टी स्क्वायर, प्लस इसको वाले पार्ट को ना लेफ्ट, राइट वाले, लेफ्ट वाले पार्ट को राइट हैंड साइड लेके जाना। तो यहाँ पे क्या है? बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन एल, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन एल, और यहाँ पे क्या है बच्चों? डी। इस एम को भी यहाँ पे ले जाता हूँ बच्चों मैं नेक्स्ट स्टेप में, तो वहीं पे लिख रहा हूँ। ये आ गया सर। इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ सर, ये पहली वाली क्वेश्चन ही अभी देखो मैंने करवाई थी सर। डी आई स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस समथिंग इंटू में आई, याद है? देखो इसका इसका रिजल्टेंट क्या आएगा बच्चों? मान के चलो के है, वहां पे क्या था? 1 अपॉन में अंडर रूट एल सी था, और 1 अपॉन में अंडर एल सी को मैंने क्या मान लिया था? वहां पे ओमेगा मान लिया था। माना था कि नहीं मानता? यहाँ पे मैं इसको क्या मान रहा हूँ थोड़ी देर के लिए? थोड़ी देर के लिए मान लो बच्चे इसको कांस्टेंट के मान लो। क्या मान लो बच्चे? कांस्टेंट के, कांस्टेंट। क्योंकि सर कांस्टेंट में देखो बी भी चेंज होगा, लेंथ चेंज नहीं होगी, एल इंडक्टर चेंज नहीं हो रहा, मास भी चेंज नहीं हो रहा, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, कह रहे हैं यहाँ पे। तो मैं एक बार इक्वेशन दोबारा लिखता हूँ। ये क्या बन गया? डी वी, डी स्क्वायर वी इंटू डी टी स्क्वायर के इंटू वी इक्वल टू 0। क्या रिजल्ट निकला था? याद है? वी ऑफ टी का, ये वेलोसिटी है, ए साइन अंडर रूट के टी प्लस फाइव। सर अंडर रूट के टी क्यों लिया? याद करो, वहां पे था अंडर अपॉन में अंडर रूट एलसी, एलसी था। वहां पे आया था ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू क्या पुट करी थी? 1 अपॉन में अंडर रूट एलसी, है ना? क्योंकि अगर मैं उस इक्वेशन में ध्यान से देखो, हो सकता है मैं गलत लिख रहा हूँ, एक बार चेक कर लेते हैं। मैंने शॉर्टकट मार दिया एकदम से, एक बार चेक कर लेते हैं। कहाँ गया ये? यहाँ पे था अंडर एल। अगर ये नहीं होता तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर होता, होता कि नहीं होता? पहले बताओ। लेकिन ओमेगा स्क्वायर की जगह बच्चे यहाँ पे क्या है? ओमेगा है। इसका मतलब वहां पे मैंने के लिखा है, तो वहां पे क्या आएगा? अंडर रूट के। रटा नहीं है हमने? आप वहां पे के स्क्वायर भी लिख सकते हो, तो वहां पे फिर के लिख दो। रटा थोड़ी, हम तो बस एक तरीके का सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं बच्चों? सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। समझ में आ गया बच्चों? भाई साहब, ये क्या है? इसके अंदर फिर साइनसोइडल होगी कि नहीं होगी? सर साइनसोइडल, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी बच्चों? फ्रीक्वेंसी कितनी होगी इसकी? ओमेगा, ओमेगा होगी सर अंडर रूट के। सर के की वैल्यू पुट कर दूंगा, बिल्कुल पुट कर देते हैं। यहाँ पे देखो ओमेगा की वैल्यू, रीडन की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन में एल एन। बहुत ही बढ़िया रिलेशन आ गया, देखो अपने आप आ गया। अपना घटना है, ये नहीं घटना, कॉन्सेप्ट समझना। ओमेगा से मैं क्या निकाल सकता हूँ? ओमेगा से फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड दोनों निकाल सकता हूँ, यस और नो? फ्रीक्वेंसी क्या होता है बच्चों? 1 अपॉन में 2 पाई, ओमेगा क्या होता है मेरा? 2 पाई एफ। तो कितना हो जाएगा बच्चों? ओमेगा अपॉन 2 पाई हो गया। तो ओमेगा जो भी था उसके अंदर क्या आ जाएगा बच्चों? 2 पाई से डिवाइड कर देना, तो वही आ जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी। तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाहर भी ले सकता हूँ मैं, तो एफ की वैल्यू आ गई बी एल अपॉन में 2 पाई अंडर रूट एल एम। यहाँ पे एल क्या है? यहाँ पे एल क्या है? कैपिटल एल। इंडक्टर स्मॉल एल लेंथ है। टाइम पीरियड हो गया बच्चों 2 पाई अंडर रूट एल एम अपॉन में बी इंटू एल। क्लियर है? समझ में आ गया?